नमस्कार दोस्तों। आखिर अरविंद केजरीवाल को ये महसूस हो गया कि अब जेल जाने का वक्त आ गया है। बस एक दिन बचा है जेल जाने के लिए और अरविंद केजरीवाल भागा भागा फिर रहा है कि कैसे और जमानत ले ली जाए। तो वो लोअर कोर्ट में चले गए हैं कि जमानत मिल जाएगी तो बड़ा मज़ा आएगा। और जमानत के लिए वो लोअर कोर्ट में गए हैं। मैं बता दूं, पहली बार वो किसी कोर्ट में जमानत मांगने गए हैं। अभी तक उन्होंने किसी कोर्ट में ज़मानत नहीं मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिना मांगे ही ज़मानत दे दी थी। पता नहीं कौन सी रहमत बरसा रहा था सुप्रीम कोर्ट उन पे। वो तो सुप्रीम कोर्ट और अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं। खैर, इन सभी बातों से अलग अरविंद केजरीवाल की जो करतूतें हैं वो दिल्ली में सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से लोग जो हैं पानी के टैंकर के पीछे भाग रहे हैं। औरतें, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब टैंक के पीछे भाग रहे हैं। और महिलाएं तो पानी के टैंकर में पाइप डालकर उसके बाद मुंह से उसे चूस कर जो है पानी बाहर निकाल रही हैं और फिर अपना घड़ा भर रही हैं। ये हाल दिल्ली के कर दिए हैं इस जाहिल गवार अरविंद केजरीवाल ने, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहता है। जब कोई भी दिक्कत होती है तो कह देगा कि यहाँ हरियाणा ने पानी नहीं दिया, हिमाचल ने पानी नहीं दिया, फलाने ने नहीं दिया, ऑक्सीजन की कमी होगी तो मोदी ने ऑक्सीजन नहीं आने दी, सब कुछ दूसरों ने नहीं होने दिया। ये दो सभी के सभी बेकसूर हैं। तो इन सभी पे बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि विपक्ष की जो गठबंधन है उसके अंदर जूते में दाल बंटनी शुरू हो गई है। ये कहावत बिल्कुल सही साबित हो रही है कि जूते में दाल जो है अब बंटना शुरू हो गई है पूरे विपक्षी गठबंधन के अंदर। साथ ही बात करेंगे कि मोदी जो भी करते हैं उसका विरोध करने के लिए विपक्ष कैसे तैयार है। आज विपक्ष की औकात ये हो गई है कि पूरे के पूरे विपक्ष को ये कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंदा शिला के ऊपर कन्याकुमारी में आसन क्यों लगा रहे हैं, वहाँ पर ध्यान क्यों लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री विवेकानंदा जो शिला है कन्याकुमारी में, वहाँ पर ध्यान मग्न हो गए हैं 48 घंटों के लिए। सारा विपक्ष चिल्ला रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो चुनाव प्रचार करने का तरीका है। आज विपक्ष का हाल ये है कि उन्हें ये भी चुनाव प्रचार दिखता है। खैर, इन सभी बातों से अलग इन सभी चीज़ों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि कैसे विपक्षी गठबंधन की पूरी जूते में दाल बट रही है। विपक्षी गठबंधन में आपको पता है पूरा का पूरा इंडिया अलायंस बना हुआ है लेकिन कांग्रेस उसमें सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहती है और है भी। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़गे साहब ने, जो उसके अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने, 1 तारीख को मीटिंग बुलाई कि इस मीटिंग में हम तय करेंगे कि किस तरीके से मतदान गणना के दौरान क्या होने वाला है, मतगणना में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ। लेकिन विपक्षी गठबंधन का कोई भी नेता इस मीटिंग में शामिल होने से मना कर देता है। जूते में दाल बट जाती है। क्यों आखिर मना कर देता है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग तो इसलिए बुला ली कि हम जो है 1 तारीख को ये डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। साथ में कह दिया कि राहुल गांधी मेरे सबसे बड़े नेता हैं और मेरी सबसे पहली पसंद है और फलाना है और ढमकाना है। यानी एक तरीके से मीटिंग ये जो रखी गई थी वो इसलिए रखी गई थी ताकि राहुल गांधी की जो विश्वसनीयता है वो गठबंधन के अंदर बढ़ाई जा सके और राहुल गांधी को एक प्रतीकात्मक नेता के तौर पर जो है गठबंधन में दिखाया जा सके। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस पार्टी राम अच्छे से जानती है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को कोई भी गठबंधन का साथी कभी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी को स्वीकार्यता राहुल गांधी की बढ़ाने के लिए इसलिए ये मीटिंग सेट की गई। लेकिन लालू यादव चाराचोर ने इस मीटिंग में आने से मना कर दिया। साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव, उनकी तरफ से भी कोई संदेश नहीं दिया गया है। आप एक तरीके से मना ही रख लीजिए। ममता बनर्जी ने आने से मना कर दिया और ममता बनर्जी ने यह साफ कह दिया कि हमारे यहाँ भी चुनाव चल रहे हैं और हम इस मीटिंग में बिल्कुल नहीं आ सकते, हम व्यस्त हैं। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे भी पागल ही लोग हैं। आप इनका अंदाज़ा लगा के देखिए कि ये मीटिंग में सबको बुला रहे हैं। ममता बनर्जी का कौन सा गठबंधन है इंडी गठबंधन के साथ? इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी का है ही क्या? कोई भी गठबंधन नहीं है। कोई भी पार्टी जो बंगाल के अंदर चुनाव लड़ रही है इस वक्त ममता बनर्जी, वो एक भी सीट कांग्रेस को नहीं दी है। तो फिर एक तरीके से आप कैसे कह सकते हैं गठबंधन है? खैर, ये सब बातों में अलग। लेकिन सभी के सभी नेताओं ने आने से मना कर दिया है। अब स्टालिन ने नहीं बताया है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, पर मुझे लगता है कि ये मीटिंग बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कैंसिल ही हो जाएगी। ये मीटिंग और ज़्यादा नहीं चलने वाली।
लेकिन विपक्ष तो ध्यान देख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद शिला के ऊपर कन्याकुमारी के अंदर क्यों ध्यान लगा रहे हैं। आज विपक्ष का हाल ये है कि वो प्रधानमंत्री के ध्यान लगाने के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। वैसे देखिए, प्रश्न तो विपक्ष हमेशा ये भी उठाता रहता है कि प्रधानमंत्री मोदी मंदिर क्यों जा रहे हैं, वो मस्तक पर टीका क्यों लगा रहे हैं, वो जनेऊ क्यों बांध रहे हैं। हर चीज़ से दिक्कत है वो इसलिए कि पहले के प्रधानमंत्रियों ने तो ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन वो प्रधानमंत्री की उस गंभीरता को कभी समझ नहीं पाते। वो अलग बात है कि विपक्ष को लगता है कि ये चुनावी प्रचार है, हो सकता है उनके लिए चुनावी प्रचार हो, लेकिन एक व्यक्ति की अपनी एक आस्था भी होती है। जब प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक इफ्तार पार्टियों में हरी चादरें चढ़ाकर और जालीदार टोपियां लगाकर सर के ऊपर घूम सकते हैं, तो अपनी आस्था को अगर हम उजागर भी कर रहे हैं और आस्था अगर आपको लग रही है कि ये गलत है, तो आपके लिए गलत हो सकता है, उस इंसान के लिए गलत नहीं हो सकता। अपनी आस्था में डूबना जो है वो उस इंसान का अधिकार है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या ना हो। सारा विपक्ष चिल्ला रहा है कि विवेकानंद शिला के ऊपर इसलिए चले गए हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो थे वो बंगाल से थे, इसलिए चुनावी प्रचार के लिए जो है वो चले गए हैं, क्योंकि अभी शायद 9 सीटों के ऊपर अभी चुनाव होना है बंगाल की। देखिए कितनी छोटी मानसिकता है ये, बिल्कुल निचले स्तर की मानसिकता है। स्वामी विवेकानंद को कोई पूरे देश में अगर जानता है तो इसलिए नहीं जानता कि वो पश्चिम बंगाल से हैं। आप किस लिए जानते हैं स्वामी विवेकानंद को? स्वामी विवेकानंद को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि 1893 का उनका जो भाषण जो शिकागो के अंदर दिया गया, उस धर्म संसद के अंदर जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण को याद रखा जाता है। जिस भाषण में उन्होंने ये कहा कि मैं उस संस्कृति और उस धर्म से आता हूँ जिसने दुनिया को जीना सिखाया, जिसने दुनिया को सहिष्णु होना सिखाया, सहनशीलता सिखाई। मैं उस भारत से आता हूँ। उस भाषण के लिए उन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ उन्होंने जितने भी धार्मिक जो अपना धार्मिक योगदान है उनका, उस लिए जाना जाता है। वो पश्चिम बंगाल से थे इसलिए नहीं जाना जाता। तो देखिए इस तरीके से फालतू बातें, विपक्ष के पास सिर्फ फालतू बातें हैं, फालतू बातों के सिवाय कुछ नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जीत रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री मोदी द्वारका में जाकर समुद्र के नीचे चले जाएं, चाहे हर मंदिर को वो विजिट करें, चाहे कन्याकुमारी से लेके द्वारका तक, चाहे कामाख्या तक, लेकिन दिक्कत विपक्ष की ये है कि ये सब हो क्यों रहा है। ये सब होने की आवश्यकता नहीं है। असल में दिक्कत ये नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आज तक किसी विपक्षी दल ने, चाहे वो वामपंथी मीडिया हो, चाहे जितने भी आप कह सकते हैं वामपंथी लोग हों, चाहे विपक्ष हो, ये सभी के सभी जो सूडो लिबरल जो मीडिया है भारत के अंदर, उन सभी ने कभी प्रधानमंत्री मोदी को ये माना ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी उन्हें कभी स्वीकार ही इन लोगों ने नहीं किया। आज तक ये नहीं स्वीकार कर पाए हैं कि ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी बार बनने तो बाद की बात है। पहली बार बन गए तो धोखे से बन गए, एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी। दूसरी बार बन गए तो जी पुलवामा हो रखा था इसलिए बन गए, और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी इसलिए बन गए। अब तीसरी बार इन्हें स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। खैर, इनकी स्वीकार्यता से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इन्हें स्वीकार हो ना हो। असल में ये जंग जो है आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं, इस सड़े हुए गंदे सिस्टम से लड़ रहे हैं जो भारत के अंदर पिछले 55-60 सालों से पनप रहा है। उसी की दिक्कत है कि भारत में ये सबसे बड़ी जो पीछे रहने की जो प्रॉब्लम है वो इन्हीं लोगों की वजह से। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।